बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुसल्लह अफवाज के दो अहम अजलास हुए हैं। एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जिसकी तफसीलात सामने आ चुकी हुई हैं, और दूसरा इससे भी बड़ा अजलास हुआ है जिसमें इंतहाई अहम और गैर मामूली फैसले किए गए हैं। उन फैसलों से हम आपको आगाह करेंगे तो आप मजीद चैन की नींद सोएंगे। और दूसरा ये है कि जो जिन पे फख्र करता था भारत, राफेल जनाब आ गए हैं, हमें फ्रांस से मिल गए हैं। तो क्या राफेल जो हैं वो फेल हो गए, और क्या फ्रांस ने भारत को धोखा दे दिया है? मोदी साहब जो हैं वो हो गए जनाब फ्रस्ट्रेशन का शिकार। अवाम को मुतमिन करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है वो, और अब IMF को खत लिख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को जो कर्जा कुर्जा दे रहे हैं वो ना दिया जाए। मैं कई दिनों से एक बात अर्ज कर रहा हूं कि जनाब 1 अरब 45 करोड़ की मंडी है, और मंडी में सिर्फ ताजर होते हैं या ग्राहक होते हैं, दोस्त नहीं होते। अब तुर्की से जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरे पैगाम आ रहे हैं सरकारी सतह पे, और चीन से जिस किस्म के पैगाम आ रहे हैं, उसके बाद एक और बड़ा अहम पैगाम है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे भी। ये जनाब अजरबैजान से आया है। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में पाकिस्तान ने जिस तरह अजरबैजान का साथ दिया था, और जिस तरह की मोहब्बत मिलती है पाकिस्तानियों को जो वहां जाते हैं, तो ये पैगाम जरा देखिए। वो कहते हैं पाकिस्तान ये कभी ना भूले कि इसका अजरबैजान में 10 मिलियन का लश्कर है, उसकी आबादी 1 करोड़ है। पूरी जानी अजरबैजान की कौम जड़ी आ या अवाम जड़े ने, वो कहते जी थोड़ा लश्कर हैगा पाकिस्तान का, और फिर कहते ये फौज टैंकों और तोपों से नहीं, दिल से, वफाद से और भाईचारे से लड़ने वाली फौज है। अल्फाज पे गौर कीजिए, जज्बात पे जरा गौर कीजिए। जब कश्मीर में कोई बच्चा रोता है तो यहां भी दिल तड़पता है। जब इस्लामाबाद में परचम बुलंद होता है तो बाकू में भी सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान की भाईचारगी सियासत से बड़ी, जगराफिये से वसी और वक्त से बुलंद एक रिश्ता है। हम साथ हैं, हम एक कौम है, 2 रियासतें हैं। और आगे जाकर वो कहते हैं कश्मीर कुर्रा बाग है, जन्नत का हिस्सा टुकड़ा हैगा कश्मीर जड़ा, अजरबैजान पाकिस्तान है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये तो हो गए जनाब अजरबैजान। और चीन के हवाले से एक खबर यह है कि जनाब हमारी एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो पहुंची हुई हैं चीन में, और 2 परिंदे शायद पहले आए थे, 2 परिंदे और आ जाएंगे। ये बहरहाल वहाँ जो मामलात है इनको पोशीदा रखा जा रहा है, लेकिन हमारी एक टीम वहाँ पहुंची हुई है। और फिर तुर्की से आए रोज कोई ना कोई जनरल जो है वो पाकिस्तान आया होता है। खास तौर पे इंटेलिजेंस के अफसर, जनरल सतह के जो अफसर हैं वो जनाब पाकिस्तान में हैं। और फिर हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक से कुछ ऐसी शख्सियात भी इस्लामाबाद पहुंची हुई हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता कि जिनकी दस्तबोसी को हम फख्र समझते हैं। चीन से एक आला सतही बयान आया है कि चाहे कोई भी मुल्क हो, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। और फिर चीन के सदर के साबिक मावन जो हैं उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, डॉक्टर विक्टर गाओ का। उन्होंने जो बयान दिया है, जो इंटरव्यू दिया है, उसका लुबे लबाब ये है कि पाकिस्तान स्याह करे, सफेद करे, असी पाकिस्तान दे नाल। मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूं, बल्कि एक से ज्यादा मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि जनाब 1 अरब 45 करोड़ की मंडी जो है, मंडी वाला जो मुल्क है भारत, उसका कोई दोस्त नहीं है। इस तरह का, जैसे मैंने अजरबैजान से जो पैगाम आया है, इतना मोहब्बत भरा पैगाम जो है, वैसे ही बंदे का सीना चौड़ा हो जाता, दिल वध जाता। इस तरह की मोहब्बत करने वाले मुल्क अगर मौजूद है पाकिस्तान के नाल, भाई साहब मंडी में ताजर होते हैं, ग्राहक होते हैं, लेकिन दोस्त नहीं होते। ऐसे दोस्त जैसे पाकिस्तान के दोस्त हैं, कंधे से कंधा मिला के जैसे खड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, और फिर वहां कोई एक मुल्क भी भारत के लिए इस तरह का बयान देने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि इसराइल की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हर हाल में, यानी पाकिस्तान स्याह करे या सफेद करे, असी पाकिस्तान दे नाल। इदां दा बयान इसराइल का भी नहीं आया।
इंडिया के हक च। यही वजह मोदी साहब जिहड़े ने तकरीबन पागल हो गए ने जिहड़ियां हरकतां कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अमरीकी नायब सदर जो हैं JD वैंस, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, बयान शयान दिया है, तो उसमें वो ये कहते हैं उसको जनाब भारतीय मीडिया बड़ा जनाब उछाल रहा है और वो कह रहे हैं कि जनाब शायद वो अमरीकी नायब सदर ने हमें जनाब गो अहेड दे दिया है, वो जनाब हमें कह दिया कि जनाब आप थोड़ा सा ऑपरेशन कर लें पाकिस्तान के खिलाफ वगैरह वगैरह। वो पूरा इंटरव्यू तो सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब उस तरह के बयान नहीं है जैसे तुर्की दे रहा है या अजरबैजान या फिर चीन जो है या फिर हमारे वो दोस्त ममालिक जिनके लोग पाकिस्तान आए हों। जिस मैंने जो अर्ज किया कि जनाब हम उनकी दस्तबोसी हाथ चुमने तू बड़ा फख्र समझते हैं, वो लोग जड़े जो कर रहे हैं पाकिस्तान वास्ते, इन्होंने वास्ते तो कोई भी नहीं कर रहा। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अपने बयान में उन्होंने जो कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे के वसी तर तनाज़ा पैदा ना हो। यानी वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे जंग छिड़ जाए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको शह दे रहा है। आगे जाके जो उन्होंने बात की है कि जनाब ये इनके पास अगर पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई शवाहद हैं तो वो दे पाकिस्तान को। यही पाकिस्तान का मुतालबा है। पाकिस्तान तो बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि दें जनाब, बताएं हमारे कौन से लोग थे और वो इतनी दूर पहलगाम तक कैसे पहुंच गए। 7 लाख फौज आपकी वहां मौजूद है। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, अगर ये शवाहद देंगे तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर ये शवाहद देते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो उन लोगों से निपटेगा। यानी वो कह रहे हैं कि तुसी रल के इंक्वायरी कर लो यार, जो पाकिस्तान का मुतालबा इनू इस तरीके ने भी देखा जा सकता ना इस बयान नू कि रल के इंक्वायरी कर लो पाकिस्तान और तुसी जिहड़े वो कहंदे पाकिस्तान तावन करेगा, उम्मीद का इजहार किया तो देख लो अगर पाकिस्तानी है ने तो जनाब फिर पाकिस्तान उन्होंने सजा दे साड़ा ये मुतालबा होएगा। बिल्कुल जायज़ मुतालबा, गलत नहीं है उन्होंने मुतालबा। वैसे उन्होंने दावा किया है कि जनाब 3 बंदे शनाख्त हो गए हैं, फड़िया कोई नहीं। 3 बंदे जनाब वो कहते हैं हमने कर ली है शनाख्त और उनमें जनाब 2 जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तानी है। वो तो जेलों च यार जैसे पहलों इन्होंने मुंडा नहीं मार दिता बेचारा फारूक, इसी तरह उत्ते जेलों च पाकिस्तानी है कई एक पाकिस्तानी है ने वो किसी भी लिया के सामने खड़ा कर देंगे जनाब ये देखो असं जनाब इनू फड़न गए सी तो जनाब ये अगे जनाब सानू इन्होंने जनाब फायरिंग शैरिंग की तो मुकाबले च मर गए। इस तरह की कहानी क्यों बना सकते हैं। अच्छा मोदी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने IMF को खत लिख दिया कि जनाब पाकिस्तान को जो आप पैकेज दे रहे हैं 7 अरब वाला तो वो जनाब उस पर जरा नजरसानी करें। भी क्यों नजरसानी करें, ऐसे जो खतूत है जहाँ कुछ लोग कह रहे थे जनाब ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, पाकिस्तान की मैशियत को बड़ा नुकसान हो जाएगा, IMF ने अगर मान ली तो वो क्यों मानेगा इनकी बात। ये तो FATF को भी ये कह रहे हैं कि जनाब पहलगाम वाले वाक्य को बुनियाद बना के देखें जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो वो कहेंगे जनाब आप लाएं सबूत लाएं, सबूतों के बगैर हम कैसे इसको वो पाकिस्तान को जो सहूलतें दी हुई हैं वो ख़त्म कर दें। और फिर जो उनके IMF वाले हैं उन्होंने जो शराइत रखी थी वो तो पाकिस्तान पूरी कर चुका हुआ है। उसमें ये शर्त थी कि पाकिस्तान ने भारत दे थले लग के रहना, ये शर्त ऐसी होती कि इन्हें दी नंबरदारी मननी है तुसी। इसी तरह FATF में अगर वो लेके जाएंगे उनके पास तो सबूत नहीं है ना, हमारे पास तो इनके वो तहरीक तालिबान की जो मदद करते हैं फितना अल खारिज की और दूसरे जो BLA की मदद की है, जाफर एक्सप्रेस के जो सबूत हैं, ये सारी चीज़ें सामने हैं। और फिर पिछले दिनों 2 दिन पहले हमारे DGSPR और वज़ीर ख़ारजा ने असाक डार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ उन्होंने वो ट्वीट दिखाए जिसमें वो कहते हैं जनाब आज की रात बड़ी भारी है और दूसरे दिन वो कहते हैं जनाब गुड मॉर्निंग मियाँ वाली बेस में हमला नहीं हो गया था नवंबर में, तो वहाँ 9 जो खारिज थे वो जन्म वासिल किए गए थे। फिर जिस तरह BLA की सरपरस्ती करते हैं, फितना अल खारिज की सरपरस्ती करते हैं, पैसे देते हैं, वो सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये खुद कह रहे हैं कि जनाब अगर हमने हमला किया या हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो जनाब 3 तरफ से हमला होगा। BLA वाले जो हैं वो बलोचिस्तान में जनाब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे बलोचिस्तान से, और वो जो फितनतुल खारिज है वो जनाब अफगानिस्तान की सरहद से। इसका मतलब ये तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही है उसके पीछे हमारा हाथ है। अगर ये FATF में ये बात लेके जाते हैं तो ये जो हम सबूत रखेंगे
तो उन सबूतों के बाद इंडिया के साथ क्या होगा, ये भी तो देखने वाली बात है ना। 1 करोड़ 45 करोड़ की मंडी नू। अच्छा, दूसरी बहरहाल एक और चीज जो है, ये जनाब इन्होंने की हैं कुछ जंगी मशकें मोटरवे पे, एक्सप्रेस वे पे। ये जनाब शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे है, वहां 3.5 किलोमीटर का एक रनवे बनाया इन्होंने, वो सड़क को रनवे डिक्लेयर किया। और वहां जनाब राफेल महराज 2000 और C-130J, उन तैयारों ने हिस्सा लिया, मशकें मुश्कें की हैं। और हमारी इत्तला तो यही है कि जनाब वो मशकें जो है वो नाकाम हो गई हैं। वो तैयारे जो उन्होंने पैर ही नहीं थले लगते थे, पहिए थले नहीं लगते थे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। ਔਰ ਮੋਟਰਵੇ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ कि जंगी हालात में इसको रनवे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमने एक से ज्यादा मरतबा ये मशकें करके दिखाई हैं। अच्छा, अब ये जो इन्होंने किया ना गंगा एक्सप्रेस वे पे, जो इन्होंने एक नाकाम सी मशकें की हैं, चलो कामयाबी ला लो, मान लो ना दी गल, तो इसके जवाब में आइंदा चंद दिनों में आपको कामयाब मशकें होती ही देखेंगे। अब जो मैंने कहा था कि अजलास से बड़ा भी कोर कमांडर्स की मीटिंग से भी बड़ी एक मीटिंग हुई है, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि आइंदा चंद दिन में ये लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है ना, यहां हो सकता है कि जंगी जहाज उतरते और चढ़ते हुए नजर आए। और दूसरी जो बात मैंने राफेल के फेल होने वाली बात की है, तो ये आपको मैंने कल के विलाग में अर्ज किया था कि जनाब ये कंट्रोल लाइन पे उड़े हैं, वहां 4 राफेल तैयारे, और इधर से फिर हमारे तैयारे उड़े हैं, और फिर उनका जो सिस्टम है वो जैम कर दिया। तो अब इतला ये है कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो जैम किया गया था, और वो 2-3 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। वो मैंने कल 22 मिनट कह दिया था, ये 22 मिनट की टोटल कार्रवाई थी। एयरपोर्ट से उड़ने से लेके एयरपोर्ट में दोबारा लैंड करने तक का जो मामला है, ये 22 मिनट में। और जब उनका सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया गया, तो फिर उनको समझ आ गई कि जनाब हमारे हाथ पांव तो जनाब बांध दिए इन्होंने पाकिस्तान। ये सिग्नल कोर ने काम किया है, ये पहले भी शायद मैंने अर्ज किया था। और ये जो है ना, अब ये खबर सामने आई है कि जनाब एक सोर्स कोड होता है, वो राफेल तैयारों के साथ वो फ्रांस ने नहीं दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनके बाद जो मिराज तैयारे हैं, ये 1980 में इन्होंने हासिल किए थे, उसका सोर्स कोड भी फ्रांस ने इनको नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जनाब जो पाकिस्तान ने जब F-16 लिए थे, तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सोर्स कोड नहीं दिया था। आपको याद होगा उस वक्त खबरें आई थी जनाब, ये जो F-16 दिए हैं पाकिस्तान को, ये तो जनाब एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत नहीं रखते। फिर हमने F-16 में खुद मॉडिफिकेशन की थी। ये जो सोर्स कोड नहीं दिया ना, ये जो सोर्स कोड नहीं दिया, ना अमेरिका देता है ना फ्रांस देता है, बल्कि कोई मुल्क भी नहीं देता। वो कहते हैं जनाब ये इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप जो है उसका मामला होता है, या फिर अब ये भी कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स का इशू होता है। वो जो कहते हैं कि अगर सोर्स कोड दे देंगे ना हम, तो फिर ये टेक्नोलॉजी है हमारी, ये लीक हो जाएगी, उस तक रसाई हासिल हो जाएगी भारत को या किसी भी मुल्क को। तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन इसको कहते हैं, और अमली तौर पर ये मर्जी से ऑपरेशनल बनाने के लिए ये कोड जो है तैयारे को जरूरी होता है। हथियारों के साथ मजबूत करने के लिए उसके लिए भी ये कोड चाहिए होता है। अब इसमें कुछ हथियार जो हैं वो लोड हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, यानी इनकी पसंद के जो हथियार हैं वो इसमें लोड नहीं हो सकते। ये इंटीग्रेशन का जो इशू है मजबूत करने वाला, वो सामने आ जाता है, सामने आके खड़ा हो जाता है। अब मोदी साहब का ये हाल है कि राफेल तैयारों की परवाजें जो है वो नाकाम हुई, और इन्होंने जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनको ओहदे से हटा दिया। और फिर कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जो पहलगाम से मुतल्लिका दस्तावेजात थी तो वो लीक हुई, तो इन्होंने जनाब जो इनके डीजी हैं डिफेंस इंटेलिजेंस के DS राणा, उनको भी ओहदे से हटा दिए। ये इनका हाल है। और जो इंटेलिजेंस की बात है ना, कि जब इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने ये जो इजलास हुए हैं ना, उनकी तफसीलात में आगे जाके बताऊंगा। भारत ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करवाने के लिए कुछ टारगेट सेट किए थे, वो खुफिया मालूमात पाकिस्तान को मिल गई हुई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने क्या करना था,
इन्होंने मदारस पे अटैक करवाना था। पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिल गई और इन्होंने ये किया कि जनाब वो जहाँ मदारस है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वो स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे दी, तातीलात हो गई है वहाँ पे। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि वहाँ जो है साइरन सिस्टम जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो भी नस्ब कर दिया गया है। अब आते हैं ना अहम तरीन खबर की तरफ। एक तो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर साहब की सरबराही में। उसमें यही फैसला किया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो तैयारियां हैं उन पर भी बात हुई, ब्रीफिंग भी हुई, बहुत सारे मामला। भारत ISPR ने इस हवाले से प्रेस रिलीज जो है ये जारी कर दी है। लेकिन इससे भी बड़ा एक इजलास जो मैं कह रहा हूँ वो कौन सा इजलास हुआ है, वो जनाब जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ कमेटी के जो सरबराह हैं जनरल सार शमशाद मिर्जा साहब, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ है। उसमें मुसल्लह अफवाज, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो है ना, एयरफोर्स के सरबराह भी और नेवी के सरबराह भी और बर्री फौज के सरबराह हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। एक तो यही बात जो मैं सियालकोट वाली बात करूँ, लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है ये मैंने कहा जंगी मशकों के लिए, वो ये कह रहे हैं कि वहां उन्होंने एक्सप्रेस वे पे मुश्कें करके कानूनी जायजा लिया होना, उन्होंने पाकिस्तान को ये जवाब फराहम कर दिया है कि कल को ये जो हमारे मोटरवेज हैं हम इनको जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें, खासतौर पे जो लाहौर और सियालकोट वाला मोटरवे है। और दूसरी बात यह है कि जनाब वहाँ जो एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो हमारी एयरफोर्स है उसको H2 और H4 समेत 300 से 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इनमें रवायती और गैर रवायती समझ दिए ना, दोनों किस्म के हथियार जो हैं वो शामिल हैं। और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो फैसले किए गए उनकी भी तस्दीक की गई, जो सार शमशाद मिर्जा साहब की सरबराही में इजलास हुआ। तो उसमें ये कहा गया कि जनाब अगर उस तरफ से एक रॉकेट आता है या एक मिसाइल आता है तो उसके बदले में जनाब 3 रॉकेट जो हैं या मिसाइल जो हैं वो फायर किए जाएंगे। और जनाब ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना उसको अपने नए अहदाफ जो हैं इस हवाले से उनका इंतखाब करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारी कोर है सिग्नल कोर, मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब, उन्होंने ये काम डाला है कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो अब जनाब ये वहाँ बताया गया है कि जनाब पाकिस्तान ने एक रडार जो है वो कामयाब के साथ लॉन्च कर दिया है और जनाब उसकी रेंज है 350 किलोमीटर। पहले तो मैं कह रहा था ना जनाब 117 किलोमीटर रेंज तक वो जो रडार है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन पूरे भारत के एयर बेसिस जो हैं वो हमारे रडार की नज़र में होंगे। 350 किलोमीटर जनाब रेंज तक है वो। और फिर जनाब जो हमारी सिग्नल कोर है ना उसको अनवर्क पे रवायती और गैर रवायती हथियार जो है ना वो लोड करने की इजाज़त दे दी गई है। इसमें रात 2 जो हमारा मिसाइल है वो भी शामिल है और फिर नेवी को भी रवायती और गैर रवायती दोनों किस्म के जो हथियार हैं वो जनाब फराहम कर दिए गए हैं और उन्होंने चलाने की इजाज़त दे दी गई है। और दूसरी बात यह है कि तमाम कोर कमांडर्स जो हैं उनको ये हिदायत की गई है कि जनाब ग्राउंड पे अपने जवानों के साथ रहें। और दूसरी बात जो मैंने कहा ना जनाब हमारी कोई इंटेलिजेंस हमने मालूमात जो हैं वहाँ से खुफिया मालूमात वो हासिल किए जनाब ये कहाँ कहाँ हमला करना चाह रहे थे। एक तो मदारस वाली बात तो मैंने आपको बता दी। तो इस हवाले से जो हिदायत की गई है जनाब कि एक तो वो खारिज वाले जो हैं वो जो रास्ता इख्तियार करेंगे वो बता दिए गया रूट शूट जनाब। और हदायत ये और दूसरा BLA, दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये कहा गया जनाब जो फुट सोल्जर है ना, जो हमारे फौजी हैं बंदूकें लेके लड़ने के लिए जाते हैं, वो पे जिंदगी लोड़ नहीं है कि जनाब ये तुसी ड्रोन्स के जरिए उन्होंने जन्म हासिल करना। और इस हवाले से जो एक और इजाज़त दी गई है कि इस काम के लिए अगर सरहद भी पार करनी पड़े तो वो भी करनी है। इस किस्म के फैसले हुए हैं।
तो इन फैसलों के बाद तो मेरे ख्याल हम लोगों को चैन से सोना चाहिए। नींदा तो उड़ी दिया। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।